न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ख्वाजा बिलाल ने यह कहा कि मजलिस के 7 एमएलए नहीं 8 एमएलए हैं। अब वो 8वें एमएलए कौन है, सुनते हैं तफसीलात इन्हीं की जुबानी। मैं हर बार ये बात कहता हूं, फिर आज दोहराना चाहता हूं। हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 नहीं 8 एमएलए और 8वां एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गोशा महल का है। अगर शेख इकबाल साहब का ट्रांसफर उस वक्त नहीं होता तो आज शहर में एक वकील का कत्ल नहीं होता। मैं उस शहर के वकील के कत्ल का जिम्मेदार उसको मानता हूं जो शेख इकबाल का ट्रांसफर कराया। क्या यह बात सच नहीं है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने लेटर पैड पर उस वक्त चीफ मिनिस्टर के पास जाकर बैठकर शेख इकबाल साहब का ट्रांसफर नहीं करवाया। पुराने शहर में अगर एक और मेडिकल कॉलेज आता तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती, और अगर और एक मेडिकल कॉलेज आता तो उससे फायदा किसको होता? नाना बाग की मस्जिद के लुटेरे को इनाम में आपने एमएलए बनाया, टोली मस्जिद के लुटेरे को इनाम में आपने कॉर्पोरेटर बनाया, जामा मस्जिद मियां मुश्क के लुटेरे को इनाम में आपने कॉर्पोरेटर बनाया, मस्जिद आलमगिरी घोटाला बेगमपेट के लुटेरे को इनाम में आपने यूथ आइकॉन बनाया, जामा मस्जिद के इंट्रेंस पर गेट लगाई गई उसके इनाम में आपने वहां पर उसको एमएलए बनाया, कीवानजा बहादुर की 940 गज जमीन के लुटेरे को इनाम में आपने एमएलए बनाया। ऐसे हजारों जमीनें हैं। शेखपेट की जो मस्जिद है वहां पर आपने शेखपेट पर बैठ के खबर तोड़ने वालों को आपने एमएलए बनाया। शेखपेट के पेट्रोल पंप पे से जो खबरस्तान को जो रास्ता निकाल के दिया उन लोगों को आपने एमएलए बनाया। इसके जिम्मेदार आप हैं। ये चेयरमैन तो वक्फ बोर्ड के सालाना बनते रहते हैं, बदलते रहते, सालाना बनते रहते, बदलते रहते। कभी टीडीपी का दौर आया तो यूसुफ साहब बने, कभी टीडीपी का दौर आया तो सलीम कुरैशी बने, कभी कांग्रेस का दौर आया तो अजमतुल्लाह बने, कभी बीआरएस का दौर आया तो मसीहुल्लाह बने, कभी बीआरएस का दौर आया तो सलीम कुरैशी बने। ऐसे कई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते गए, बदलते गए। लेकिन वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स है एमपी कोठे में असदुद्दीन अवैसी, जब से वक्फ बोर्ड कायम हुआ तब से आपके पास वो वक्फ बोर्ड का एमपी कोठे की सीट आपके पास है। एमएलए के कोठे में आपके एमएलए वक्फ बोर्ड के मेंबर बनते हैं। ख्वाजा मोइजुद्दीन एडवोकेट का जब मर्डर हुआ तब एमआईएम के एमएलए जिस अंदाज में पुलिस स्टेशन पर धरने दे रहे थे, असदुद्दीन अवैसी साहब जितनी देर मीडिया से रोडों पर ठहर कर बात करें उस मर्डर के मुताल्लिक, भाई आज वैसी खामोशी क्यों इख्तियार की नहीं गई? वैसे धरने क्यों नहीं हो रहे? वैसे एमएलए जाके पुलिस स्टेशन के बाहर धरना क्यों नहीं दे रहे? वैसा एमएलए जाके बाहर ठहर के वो मलून राजा सिंह को जो गोशा महल का एमएलए उसको गिरफ्तार करो। भाई हम एक गाड़ी चला रहे हैं, वो गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कोई उतर के अगर ये बोला कि क्या नहीं भाई गाड़ी की गलती है, मेरी गलती नहीं है? ये बोलना बेवकूफी है। ये बोलना वो अपनी गलतियों को छुपाना है। अगर कोई ये बोलता है तो उसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी गलतियों को ढांप रहा। तो वैसे ही अगर हमारी वक्फ की जायदादें लूट रही तो वक्फ बोर्ड उसका जिम्मेदार है। अब मैं जब बोलूं वक्फ बोर्ड अगर उसका जिम्मेदार है तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को तो छोड़ दीजिए आप, ऐसे बहुत चेयरमैन आए और चले गए। यूसुफ अली साहब आए टीडीपी के दौर में, चले गए। अफजल बियाबानी एक दौर में कांग्रेस में बने थे, चले गए। सलीम कुरैशी साहब बने थे, चले गए। मसीहुल्लाह बने थे, चले गए। अजमतुल्लाह आज है कल चले जाते। लेकिन ये जितने मैं वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन का नाम लिया हूं, ये तमाम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के दौर में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी और एमएलए ये लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर्स रहे। और ये बात बिल्कुल किसी से छुपी नहीं है। वक्फ बोर्ड पे अगर सबसे ज्यादा किसी का डोमिनेशन है, अगर वक्फ बोर्ड पे सबसे ज्यादा अगर किसी का कब्जा है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। वक्फ बोर्ड के अंदर अगर कोई चेयरमैन को अपॉइंट करता है तो सबसे ज्यादा वोटों की तादाद किसी के पास है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। तो बताइए, जब वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा तादाद आपकी है तो टोली मस्जिद कैसे लूट गई? टोली मस्जिद के अंदर आप कसम खा के बोलिए टोली मस्जिद की वक्फ की जायदाद लूटे में आपका कोई दखल नहीं है। आप कसम खा के कहिए कि टोली मस्जिद के कब्जेदारों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप कसम खा के कहिए कि टोली मस्जिद की लुटेरों के अंदर जिसने शादी खाना बनाया वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कॉर्पोरेटर नहीं है। वो टोली मस्जिद तो बाद में लूटी, वह पहले लूटी, उसके बाद उसके इनाम में उसको कॉर्पोरेटर बनाया गया। अब बताइए, मक्का मस्जिद के तहत 25 एकड़ जमीन 20/4/2011 के दिन
शेखपेट, लोग समझते कि कहां थी की क्या थी की बोलते। टोली चौकी पासपोर्ट ऑफिस है ना, पासपोर्ट ऑफिस के अपोजिट साइड पे जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के राइट एंड लेफ्ट पे जो रोड जुबली हिल्स के लिए जो रोड जा रही है, वो रोड मैं उसका वाकया सुना रहा हूं। 20/4/2011 को एमआईएम के 2 एमएलए, एक मरहूम जिसका इंतकाल हो गया और एक आज जो मौजूदा है, वो 2 एमएलए वहां पर रात के 3 बजे तक बैठकर हमारी खबरों को मिटाकर वहां पर सड़कें डाली गई। सड़कें डालकर वहां पर वक्फ की जायदाद को ये लोगों ने बैठ के कुर्सियां डालकर ये लोगों ने वक्फ की जायदाद को लूटा। लेकिन अब कोई सवाल करा, मुनाफिक काफिर। दरगाह बाबा शरीफुद्दीन पहाड़ी शरीफ की कितनी जमीन? 2365 एकड़ जमीन। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, जमीन लूट गई। 865 एकड़ मलगानी कुंटा की। बताइए ये एफआईआर शेख इकबाल साहब ने एफआईआर किस पे करा था? अकबर निजामुद्दीन साहब जो दारुसलाम बैंक के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर शेख इकबाल। यहां पर मैं एक बात वाजे कर दूं, जब शेख इकबाल साहब ने अकबर निजामुद्दीन साहब पर जब उन्होंने एफआईआर किया, तो उसी वक्त उन्होंने अनवारुल्लूम कॉलेज की जमीन को सील कर दिया था, ये कहते हुए कि इरिगेशन ऑफ द एनी वक्फ प्रॉपर्टीज का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ करके उन्होंने अनवारुल्लूम कॉलेज को वहां पर ताला लगा दिया। आप बताइए शेख इकबाल का ट्रांसफर किसने करवाया? क्या यह बात सच नहीं है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने लेटर पैड पर उस वक्त चीफ मिनिस्टर के पास जाकर बैठकर शेख इकबाल साहब का ट्रांसफर नहीं करवाया? अगर शेख इकबाल साहब का ट्रांसफर उस वक्त नहीं होता तो आज शहर में एक वकील का कत्ल नहीं होता। मैं उस शहर के वकील के कत्ल का जिम्मेदार उसको मानता हूं जो शेख इकबाल का ट्रांसफर कराया। आज जब शेख इकबाल अगर उस जमीन को सील कर देते, वक्फ की जायदाद बोल के छीन लेते, तो आज उस वकील मरहूम का इंतकाल नहीं होता, उसका मर्डर नहीं होता। दरगाह शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह की 85 एकड़ जमीन ये किसने लूटा? क्या इसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों का दखल नहीं है? मस्जिद आलमगीरी गोटाला बेगमपेट 90 एकड़ सर्वे नंबर 1 to 9 के बीच में पूरी वक्फ की जायदाद आज भी लूट रही, कई सदियों से लूटती हुई आई। कई लोग कई बार दारुसलाम को आके बोले कि साहब आलमगीरी मस्जिद गोटाला बेगमपेट की वक्फ की जायदाद का आप तहफ्फुज करो। प्राइम लोकेशन जहां पर बिल्डिंग बनी है, वहां पर एक एक फ्लैट का कॉस्ट मैं समझता हूं 4 से 5 करोड़ रुपए की जो है वो एक एक फ्लैट बिक रहा है, जहां पर वक्फ की जायदाद हमारी मौजूद है। अगर उसको कैलकुलेट कर लें तो करीब करीब 20,000 करोड़ की तो सिर्फ गोटाला बेगमपेट की मस्जिद आलमगीरी की जायदाद थी, हमारी लूट गई, कोई सवाल नहीं है। आज भी लूट रही। आज से 8 दिन पहले वहां पर जेसीपी लगा, रात के टाइम पे लगा के जो है वहां पर आज भी वहां पर झाड़ियां वगैरह काटे जा रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं। वक्फ बोर्ड के एक इंस्पेक्टर आता, दौरा करता, 10-20 हजार 50 हजार लेता, चले जाता, बात खत्म। इससे आगे बात बढ़ती नहीं। लेकिन एक एक करके हमारी हजारों करोड़ों की जायदाद लूट गई। इसका जिम्मेदार कौन है? नानाबाग की मस्जिद के लुटेरे को इनाम में आपने एमएलए बनाया, टोली मस्जिद के लुटेरे को इनाम में आपने कॉर्पोरेटर बनाया, जामा मस्जिद मियां मुश्क के लुटेरे को इनाम में आपने कॉर्पोरेटर बनाया, मस्जिद आलमगीरी गोटाला बेगमपेट के लुटेरे को इनाम में आपने यूथ आइकॉन बनाया, जामा मस्जिद के एंट्रेंस पर गेट लगाई गई, उसके इनाम में आपने वहां पर उसको एमएलए बनाया। कीवांजा बहादुर की 940 गज जमीन के लुटेरे को इनाम में आपने एमएलए बनाया। ऐसे हजारों जमीनें हैं। शेखपेट की जो मस्जिद है वहां पर आपने शेखपेट पर बैठ के खबर तोड़ने वालों को आपने एमएलए बनाया। शेखपेट के पेट्रोल पंप पे से जो खबरस्तान को जो रास्ता निकाल के दिया, उन लोगों को आपने एमएलए बनाया। इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर वक्फ की जायदादें लूट रही है तो इसके रास्त जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये चेयरमैन तो वक्फ बोर्ड के सालाना बनते रहते हैं, बदलते रहते, सालाना बनते रहते, बदलते रहते। कभी टीडीपी का दौर आया तो यूसुफ साहब बने, कभी टीडीपी का दौर आया तो सलीम कुरैशी बने, कभी कांग्रेस का दौर आया तो अजमतुल्लाह बने, कभी बीआरएस का दौर आया तो मसीहुल्लाह बने, कभी बीआरएस का दौर आया तो सलीम कुरैशी बने। ऐसे कई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते गए, बदलते गए। लेकिन वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स है, एमपी कोठे में असदुद्दीन अवैसी, जब से वक्फ बोर्ड कायम हुआ तब से आपके पास वो वक्फ बोर्ड का एमपी कोटे की सीट आपके पास है। एमएलए के कोठे में आपके एमएलए वक्फ बोर्ड के मेंबर बनते हैं। मैं कुछ वाकयात यहां पे याद दिलाना चाहता हूं। 1990 के दौर में जब चिन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, मुत्तहिद आंध्रा था, जब अनवारुल्लूम में एक प्रोग्राम था, शायद
आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट आई थिंक सो, मैं समझता हूं शायद अनवालुम के जश्न 75 ईयर्स या 100 ईयर्स का कुछ एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जबकि चिन्ना रेड्डी आए थे, तो चिन्ना रेड्डी के सामने शाह आलम खान साहब अपनी तकरीर के दौरान कहे थे कि मुमताज कॉलेज जो मलकपेट है, हमको वहां पर एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। तो फिर जब चिन्ना रेड्डी का तकरीर का दौर आया, वक्त आया, तो चिन्ना रेड्डी जो है बोले कि हाँ यकीनन मैं पुराने शहर में मलकपेट पे एक और एक मेडिकल कॉलेज को जो है हम वहां पर परमिशन देंगे। बोले कुछ ही महीने के बाद चिन्ना रेड्डी की हुकूमत खत्म हो गई, तो वो प्रपोजल पेंडिंग रह गया। उसके बाद एक लंबा वक्त खामोशी इख्तियार की गई। फिर एक दौर आया जब केसीआर तेलंगाना का मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, और उस मूवमेंट के दौरान केसीआर एक मर्तबा महबूब आलम खान साहब के घर गए थे। तो महबूब आलम खान साहब ने केसीआर के सामने कहा था कि मलकपेट पे हमको एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, जो मुमताज कॉलेज 26 एकड़ की जो लैंड है उस पर मेडिकल कॉलेज का परमिशन केसीआर ने बिल्कुल वादा किया था। और उसके बाद केसीआर चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन मामू भांजे की दोस्ती हो गई, तो मामू भांजे की दोस्ती में वो प्रपोजल फिर से पेंडिंग हो गया। फिर मैं याद दिला दूं कि जब 2023 अक्टूबर या नवंबर का महीना था, तो जब रोहिन रेड्डी अंबरपेट के कैंडिडेट थे और वो वहां पर पैदल दौरा कर रहे हैं, तो उनके साथ रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, अभी बने नहीं थे, चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, वो दौरा करते करते महबूब आलम खान साहब के घर गए थे। तो महबूब आलम खान साहब ने वहां पर फिर से एक मरतबा उनके सामने प्रपोजल रखा कि मुमताज कॉलेज मलकपेट पे हमको एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, आप मेडिकल कॉलेज वहां पे देना। तो उन्होंने बोला बिल्कुल दूंगा। फिर उनकी रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चाइल्डहुड फ्रेंड का वक्त आया, तो फिर चाइल्डहुड फ्रेंड का वक्त आने के बाद वो लोग जो है फिर मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल पेंडिंग हो गया। अब तो ये वक्फ की जायदाद को लेके एक मर्डर हो गया। मर्डर के अंदर महबूब आलम खान, मुजाहिद आलम खान के तमाम लोगों को रिमांड कर दिया गया। मैं सिर्फ यहां पर यह सवाल करना चाहता हूं कि पुराने शहर में अगर एक और मेडिकल कॉलेज आता तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती, और अगर और एक मेडिकल कॉलेज आता तो उससे फायदा किसको होता। बस इसके आगे मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। बहुत वक्त आएगा तो मैं बहुत कुछ बोलूंगा इसके बारे में। और आखिरी बात, मैं इस मलून का नाम लेना नहीं चाहता। ये मलून का मैं उस दिन से नाम लेना बंद कर दिया हूं जिस वक्त से वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी उसको बहुत ट्रोल करता था। अगर जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो लोग जानते थे कि मैं कई वीडियोस उसके बारे में बनाया करता था, गोशा महल के एमएलए के बारे में। आज जब मैं ये देख रहा हूं कि उसने मुसलमान बहनों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, मुझे कुछ मनाजर याद आ रहे थे कि जब ख्वाजा मोइजुद्दीन एडवोकेट का जब मर्डर हुआ, तब एमआईएम के एमएलए जिस अंदाज में पुलिस स्टेशन पर धरने दे रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब जितनी देर मीडिया से रोडों पर ठहर कर बात करें उस मर्डर के मुताल्लिक, भाई आज वैसी खामोशी क्यों इख्तियार की नहीं गई, वैसे धरने क्यों नहीं हो रहे, वैसे एमएलए जाके पुलिस स्टेशन के बाहर धरना क्यों नहीं दे रहे, वैसा एमएलए जाके बाहर ठहर के वो मलून राजा सिंह को, जो गोशा महल का एमएलए, उसको गिरफ्तार करो, 500,000 लोगों को लेके जाके, वैसे धरने क्यों नहीं दिए जा रहे, क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि तारीख हैदराबाद उठाकर देखो आप, तो हैदराबाद की तारीख में हमेशा हैदराबाद में एक फिरका परस्त चेहरे को सियासी तौर पर जिंदा रखा गया, चाहे वो कभी आर्य नरेंद्र की शक्ल में हो, तो कभी किशन रेड्डी की शक्ल में हो, कभी बंडारू दत्तात्रेय की शक्ल में हो, कभी ये मलून की शक्ल में हो। तो एक सियासी चेहरे को सियासी तौर पर, एक फिरका परस्त चेहरे को सियासी तौर पर हैदराबाद में जिंदा रखा जाता। अगर जैसा पुराने शहर वाले अब जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन के दौरान पूछेंगे कि साहब मेरे घर के सामने 5 साल से रोड खराब है, आप रोड क्यों नहीं डलाते? अगर कोई पुराना शहर वाला ये सवाल करा कि साहब बताओ 5 साल में आपका क्या डेवलपमेंट है, ये सवाल ना करके इन सवालों से माइंड डाइवर्ट करने के लिए, देखो भाई तुम में मेरे में होंगे कुछ गलतियां, होंगे आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी होंगे, लेकिन ये ना इत्तेफाकी का वक्त नहीं है। अगर ये ना इत्तेफाकी का वक्त हो तो ये जो फिरका परस्त चेहरे को जिसको सियासी तौर पर जिंदा रखा, उसको बता के कहेंगे कि ये जीत जाएगा। इसको बताने के लिए, क्योंकि अगर जैसे ही ये चेहरा बताया जाएगा, रोडें, डेवलपमेंट, सड़क, तकलीफें, जुल्म, ज्यादती, वक्त की जायदादें,
ये तमाम चीजों को भुलाने के लिए एक ऐसा फिरका परस्त चेहरे की जरूरत होती है, इसलिए इसको सियासी तौर पर जिंदा रखा जाता। मैं हर बार ये बात कहता हूं, फिर आज दोहराना चाहता हूं, हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 नहीं 8 एमएलए, 7 नहीं 8 एमएलए है, और 8वां एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गोशा महल का है। आप उत्तर प्रदेश में यहां से 2200 किलोमीटर दूर जाकर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 28,000 मुसलमान हैं सिर्फ, वहां पर आप कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। आप बंगाल जाकर कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, आप बिहार जाके कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जहां पर 80,000 मुसलमान हैं वहां पर आप कैंडिडेट नहीं खड़ा करते। जहां पर आपके 2 कॉर्पोरेटर्स मौजूद है वहां पर आप अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते। जहां पर आपकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑल इंडिया का मरकज दारुल सलाम जिसके अंदर आता है, वहां आप अपना कैंडिडेट गोशा महल में नहीं खड़ा करते। जब सवाल करें तो फिर बोलते नहीं हम फलाने की तायीद करें। तो आप फिर बंगाल में भी ममता बनर्जी की तायीद करना था, फिर आप यूपी में भी अखिलेश यादव समाजवादी की तायीद करना था। जब वक्त आता तो वहां पे तायीद की बात, गोशा महल का वक्त आया तो तायीद की बात, और बिहार बंगाल कर्नाटक वगैरह आया तो नए नए सियासी तौर पर हम लड़ेंगे। ये आपकी जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी दरअसल आपकी कमियों को छुपाने के लिए गोशा महल से कैंडिडेट क्यों नहीं। देखिए 80,000 मुसलमान हैं गोशा महल में, वोटर लिस्ट अगर कोई देख सकता है तो देखो, SIR के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट अगर जो पिछले इलेक्शन की है वहां पर 80,000 मुसलमान गोशा महल में वोटर लिस्ट में दर्ज है। उसके बावजूद भी अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा करते तो ये आपको समझने की जरूरत है कि वहां पर ये लोग ऐसे सियासी तौर पे ऐसे लोगों को, मैं और एक वाकया याद दिला दूं, 2009 में जब ये मलून पहली मर्तबा कॉर्पोरेटर बना था, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मखदूम करके, जो मंगल हाट में रहते, मखदूम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर वर्कर भी थे, वो जो है वहां से नॉमिनेशन डाल दिए थे। लेकिन जैसे राजा सिंह ये मलून TDP से फॉर्म लाकर गोशा महल से अपना कैंडिडेट बना, वो मंगल हाट से कैंडिडेट बना, रात के 2 बजे असदुद्दीन ओवैसी साहब मखदूम को फोन करके कहते हैं कि मखदूम अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लो। मखदूम दूसरे दिन सुबह जाके अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करता है। भाई क्यों? राजा सिंह को जिताने के लिए तो ना। उसके बाद से लेकर आज तक 4 इलेक्शन गुजर गए, लेकिन कभी राजा सिंह के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट नहीं डालती। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता तो शहर में नौजवान बच्चे रोडों पे निकल के एहतजाज करते, कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले नजर नहीं आते। मुजाहिद आलम खान, महबूब आलम खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट का अगर मर्डर या फिर कुछ कॉन्स्पिरेंसी अगर हो जाए तो MIM के लोग जाके पुलिस स्टेशन पर धरना देते। लेकिन जब ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों के मुतालिक अगर कुछ बोलता तो उसके खिलाफ MIM का कोई आदमी जाके पुलिस स्टेशन पर धरने नहीं देता। इनकी ताकत, इनकी पहलवानी, इनकी पॉलिटिकल पावर का जो ताकत का जो इस्तेमाल है, ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों के लिए होती है। फिरोज खान घूर के देखा तो आंख पे चले जाएंगे। सैयद सलीम वीडियो में अगर कुछ बोला तो घर पे हमला कर देंगे। इमरान अगर ऑडियो में कुछ बोल दिया, कॉलर इमरान, तो उसके घर पे जाके हमला कर देंगे, पुलिस स्टेशनों को जाके उसके ऊपर केसा बुक करा देंगे। ख्वाजा बिलाल कुछ बोला तो वीडियो बना के मां बहन की गालियां दी जाएगी। लेकिन राजा सिंह को फ्री हैंड छोड़ दिया गया। वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता, कोई सवाल नहीं। वो हमारी मुस्लिम बहनों के बारे में बेहजार अल्फाजों का इस्तेमाल करता, उसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं करता। तो ये नामर्दों की जमात में कहूं इसको। अरे अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो जाओ पुलिस स्टेशन पे जाके धरना देके वो हरामी, वो सुअर के बच्चे को भी अरेस्ट कराओ। नहीं कराते, उसको अरेस्ट नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? छोड़ के रखना है, उसको तो जिंदा रखना है। वो तो आपके MLAs के कांटेक्ट का आदमी है, उसको तो सियासी तौर पर जिंदा रखना है, ताकि आपको आने वाले वक्त में आप हैदराबाद के मुसलमानों को बताएं और चेहरा और दिखाएं और डराएं और अपनी सियासी जमात को ताकतवर बनाते जाए। मुसलमान, ताकि हिंदू मुसलमानों के ये जुंगल में मुसलमान फंसे रहे, डेवलपमेंट पे सवाल ना करे, वक्त पे सवाल ना करे, खतरों पे सवाल ना करे, क्राइम पे सवाल ना करे, हमारी जो बस्तियां तबाह ताराश है उस पर सवाल ना करे, मुसलमानों की गुर्बत पर सवाल ना करे, 20,000 ऑटो वाले हैदराबाद के अंदर परेशान है उस पर सवाल ना करे। नहीं भाई, ये सवाल मत करो, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है भाई। हमको, अगर हम आपस में ये चीजों में फंस जाएंगे तो बीजेपी से वो मलून जीत के आ जाएगा, वो मलून की औरत जीत के आ जाएंगे, वो मलून का आदमी जीत के आ जाएगा। ये लफ्जों में हमको फंसा रखा पिछले 50 साल से। हमको ये बातें समझने की जरूरत है।
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।